दिस इज सौम्य श्रीवास्तव। वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर लॉ। तो आज हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हाउ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि मल्टीपल ऑफ ए कंट्री और ए डोजन ऑफ ए कंट्री हु कम्स टुगेदर एंड टेक और मेक अ ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी और उस ऑर्गेनाइजेशन का मोटो और पर्पस और गोल जो होगा वो सेम होगा। बहुत जितनी भी कंट्रीज आई हैं साथ मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की है। ऑर्गेनाइजेशन क्यों सेटअप की है? क्योंकि उनका एक पर्पस है, एक उनका गोल है। ठीक है, इसलिए हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं। इंटरनेशनली क्यों है? क्योंकि वहां पे मल्टीपल्स ऑफ कंट्रीज आर इवॉल्व। वहां पे एक सिंगल कंट्री नहीं है। सिंगल कंट्री जब कुछ करती है तो वो अपने कंट्री के लिए करती है, वो इंटरनेशनल नहीं होता बल्कि वो नेशनल होता है। और या उसकी कंट्री का डोमेस्टिक लॉ होता है। डोमेस्टिक लॉ का मतलब क्या है? उस कंट्री का लॉ। जैसे कि इंडियन लॉ आर कॉल्ड डोमेस्टिक लॉ फॉर अस। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि वहां पे इंटरनेशनल है, वहां पे डोजन्स ऑफ कंट्री और मल्टीपल ऑफ ए कंट्रीज आर इवॉल्व। हमको सबसे पहले जानना ये जरूरी होता है कि इंटरनेशनल और ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल आर सेम नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक बॉडी है और इंटरनेशनल लॉ जो है एक सेट ऑफ रूल्स है। दोनों आप जब इंट्रोडक्शन अपना लिखोगे कि हाउ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर इवॉल्व, तो आप उसमें लिखना है कि इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे दोनों अलग हैं। इंटरनेशनल लॉ जो होता है एक बॉडी है, इंटरनेशनल लॉ जो है एक रूल्स है, एक रेगुलेशंस है, बट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक बॉडी है। दोनों बहुत अलग चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे इवॉल्व हुआ। तो सबसे पहले शुरुआत होती है द लीग ऑफ नेशन से। लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन कब बना? लीग ऑफ नेशन 1999 में बना। और वो क्यों बना? क्योंकि हमारे देश में एक वर्ल्ड वार चल रहा था। वर्ल्ड वार जैसी सिचुएशंस हमारे देश में चली आ रही थी, जिससे बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल्स आर डाइड। इसको देखते हुए एक ट्रीटी ऑफ वर्साली साइन हुई। क्यों साइन हुई? ताकि वर्ल्ड वार 1 को खत्म किया जाए। एक एंड ऑफ डिक्लेरेशन था। ट्रीटी ऑफ वर्साली जो था एक डिक्लेरेशन था, एक वो था कि हम वर्ल्ड वार फर्स्ट को खत्म करें। ठीक है, तो उसको खत्म करने के लिए सबसे पहले ये जाना है कि वर्ल्ड वार क्यों हुआ, वर्ल्ड वार क्या था। आखिर वर्ल्ड वार जैसे मतलब हिस्ट्री में हम जानते हैं वर्ल्ड वार क्या था। वर्ल्ड वार एक वॉर था जो किसके बीच में था? एक अलाइड पावर के बीच में था, सेंट्रल पावर के बीच में था। ठीक है, अलाइड पावर कौन थी? अलाइड पावर आपकी जैसे कि ब्रिटेन हुई। ठीक है, ये सब अलाइड, उसमें ब्रिटेन थी और आपके सेंट्रल पावर में कौन था? जर्मनी थी। ठीक है, तो ये सब बहुत सारी कंट्री थी। अलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच में एक लड़ाई चल रही थी। और वर्ल्ड वार होता क्यों था ये सबसे पहले पता है आपको? वर्ल्ड वार होता था टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ या डोमिनेशन के लिए बनता था। ठीक है, ये सब चीजें के लिए होता था, जैसे कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के लिए होता था। जैसे कि बहुत बड़ा एग्जांपल है, कश्मीर को इंडिया और पाकिस्तान दोनों क्लेम करती है। ठीक है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स ही तो है। ठीक है, उसके बाद डोमिनेशन के लिए होता था कि वी आर सुपीरियर टू ईच अदर। तो इसलिए क्या होता था? वॉर सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी। तो वर्ल्ड वार इसलिए था, और किस बीच में था? अलाइड पावर के बीच में और सेंट्रल पावर के बीच में। ठीक है, तो इसको खत्म करने के लिए एक ट्रीटी ऑफ, जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुई तो बहुत ज्यादा लोग मरे, तो एक फाइनली ट्रीटी ऑफ वर्साली साइन की गई कि हमें इस वॉर को खत्म करना है। एक तरह का ये डिक्लेरेशन था, एंड ऑफ टू वॉर। ये ट्रीटी ऑफ वर्साली क्या है? सबसे पहले तो ये जानना है कि ये ट्रीटी ऑफ वर्साली क्या है। यहाँ है ट्रीटी ऑफ वर्साली। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साली क्या है? एक प्लेस है। बेसिकली ट्रीटी ऑफ वर्साली जो एक फ्रांस में एक प्लेस है, इसीलिए उसको ट्रीटी ऑफ वर्साली कहा जाता है। ठीक है, तो एक पैलेस कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रीटी ऑफ वर्साली साइन करती है कि फाइनली इस वॉर को हम खत्म करते हैं। उसी टाइम एक लीग ऑफ नेशन बनता है। उसी जब हमारा ट्रीटी ऑफ वर्साली साइन होता है तो उसी टाइम एक लीग ऑफ नेशंस बनता है, ताकि फ्यूचर में हमारा कोई वॉर ना हो। लेकिन अगेन जो है आपका वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो आ जाता है, वो ऑकर हो जाता है। क्यों होता है? आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हमारी लीग ऑफ नेशन सेट हो गई थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर क्यों वर्ल्ड वार फर्स्ट सेकंड की सिचुएशन आई? सिचुएशन इसलिए आई क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो कंट्री है ना, बहुत जैसे कंट्री कैसे डिवाइड है,
डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप्ड। तो जो डेवलप्ड कंट्री है, जैसे कि बहुत सारी डेवलप्ड कंट्री, उसने साथ ही नहीं दिया लीग ऑफ नेशन में। यूएसए ने उसने साथ ही नहीं दिया, उस लीग ऑफ नेशन का वो मेंबर ही नहीं था, मिलिट्री अच्छी नहीं थी, इसकी वजह से क्या वो फेलियर हो गया हमारा लीग ऑफ नेशन, और हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया, ठीक है, क्रिएट हो गया इस, ठीक है। तो ये बहुत, ये आप हिस्ट्री में लिख सकते हो कि कैसे लीग ऑफ नेशन बना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आया, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट डोजन्स ऑफ पीपल्स आर किल्ड, एक तरह का मिलियंस, बहुत बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ पीपल आर डाइड। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइली साइन हुई कि हम जो फाइनली इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को हम खत्म करते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट किसके बीच में था? अलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच में लड़ाई चल रही थी, इसको खत्म करने के लिए ट्रीटी ऑफ वर्साइली साइन हुई। ट्रीटी ऑफ वर्साइली क्यों नाम है? क्योंकि ये एक फ्रांस में जगह है वर्साइली, उसलिए इसको ट्रीटी ऑफ वर्साइली साइन करते हैं, टू एंड प्रमोट अ पीस एंड प्रिवेंट अ फ्यूचर वॉर। लेकिन अगेन क्या हुआ कि आपका वर्ल्ड वॉर 2 जो है ऑकर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो हमारा लीग ऑफ नेशंस बना था ट्रीटी ऑफ वर्साइली में, वो फेल हो गया। क्यों फेल हुआ? क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे जिसमें शामिल ही नहीं हुए, बहुत सारी कंट्री उसमें शामिल ही नहीं हुई, मिलिट्री अच्छी नहीं थी, बहुत सारे फेलियर के बहुत सारे रीजंस की वजह से वो फेल हो गया और हमारी वर्ल्ड वॉर 2 की सिचुएशंस आ गई, ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरे स्लाइड पे कि फेलियर कुड नॉट बी प्रिवेंट अ वर्ल्ड वॉर 2 स्पेशली ड्यू टू द लैक ऑफ पार्टिसिपेशन बाय द मेजर पावर, फॉर एग्जांपल द यूएस नेवर ज्वाइन, ठीक है, यूएस ने ज्वाइन नहीं किया। मैंने बताया कि डेवलप्ड, डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप्ड का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कन्वेंशन में, ट्रीटीज में। कोई भी ट्रीट, आप खुद ये इमेजिन कीजिए कि ट्रीटीज किस बेसिस पे साइन हो रही है, कन्वेंशन किस बेसिस पे साइन हो रही है, हम मेंबर्स के बीच में मेंबर्स होते हैं जो उस चीज को, जैसे जिसकी आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा इन्वायरमेंटल लॉ में, सीडीबीआर, कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि वो इक्विटी के प्रिंसिपल पे इवॉल्व है कि मान लीजिए कि हर कंट्री की कैपेसिटी अलग होती है, कैपेसिटी अलग है, तो वो इक्विटी का प्रिंसिपल होता है कि अगर जो डेवलप्ड नेशन है उसकी पार्टिसिपेशन उसकी ज्यादा होती है। तो मान लीजिए कि कोई आपका एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ बट उसमें यूएस नहीं ज्वाइन किया है, तो एक डेवलप्ड कंट्री है जिसका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होता, वो बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करता उस ऑर्गेनाइजेशन को वर्क करने में, बट वो नहीं किया। बहुत सारे मिलिट्रीज हमारे मिलिट्रीज जो होते हैं नहीं ज्वाइन किए, मिलिट्रीज की बहुत ज्यादा स्कार्सिटी पड़ गई, तो इसकी वजह से लीग ऑफ नेशन जो हमारा फेल हो गया, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि बहुत सारे, जैसे कि 21st सेंचुरीज में चैलेंजेस और एक्सपेंसेस आए, जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और क्या सेटअप हुआ है 21st सेंचुरीज में। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनती है? क्योंकि उनका कुछ गोल्स होते हैं, कुछ मोटो होता है उस चीज को हमको करने के लिए, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 21st सेंचुरीज में क्या बने, जैसे इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज, जैसे कि आपका यूएनएफसीसी जो क्लाइमेट चेंज है, आपका यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो देखिए कि 21st सेंचुरीज में चैलेंजेस और एक्सपेंशंस आने के बाद और क्या क्या हमारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और क्या बने, क्योंकि ग्लोबली इशू था। ग्लोबली इशू का ये मतलब है कि एक कंट्री का इशू नहीं है, ग्लोबली इशू है, ठीक है। तो क्या बना, जैसे कि क्लाइमेट चेंज पे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन ए क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी। अच्छा, ये क्यों बना पता है? बहुत सारी कंट्री में ये कब बना था? ये बना था अर्थ समिट जब आपका हुआ था, उस टाइम ये बना था, इसको अडॉप्ट किया गया था। ये क्यों बना था? क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे कि हमारे कंट्री में इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज हैं, तो क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस जो होते हैं रिलीज होते हैं, तो ये रिलीज होते हैं, तो कितना इफेक्ट कर रहा है हमारे कंट्री पे, उसकी एक जो यूएनएफसीसी की रैंक पब्लिश होती है कि कौन सी कंट्री कितना ज्यादा जो है टॉक्सिसिटी जो है प्रोड्यूस किया, उसका कितना ग्रीन हाउसेस उन्होंने एमिट किया, पॉपुलेशन पे क्या फर्क पड़ा, उस चीज को देखते हुए कि यूएनएफसीसी रैंक पब्लिश होती है। इसको ये क्यों होती है? ताकि हर कंट्री जाने की कौन सी कंट्री ने कितना ज्यादा जो है एक्टिव या नेगेटिवली पार्टिसिपेट किया है टू डिस्ट्रॉय अ क्लाइमेट, ठीक है। तो ये क्यों होती है? और पता है, एक मैंने अभी फर्स्ट स्लाइड मैंने बताया था क्या कहते हैं, कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, CBDR। आपने एक इन्वायरमेंटल लॉ में एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, CBDR। ये क्या होता है? कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लीजिए कि किसी कंट्रीज में जैसे कि यूएसए
डेवलप्ड कंट्री है, उस चाइना डेवलप्ड कंट्री है, उनके पास क्या है, कॉमन है, वो उनका एक कॉमन है कि वो अपने इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करें। वी नो दैट कि वी आर वर्किंग ऑन द और एवरीथिंग ऑन द डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंट। हम हर चीज, वी आर डूइंग ओनली द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट। हम सिर्फ काम करते हैं इन्वायरमेंट के बेसिस पे। हम अगर काम ही ना कर पाते, अगर हम पेड़ ना कटवाएं, डिफॉरेस्टेशन ना कराएं, तो फैक्ट्री नहीं सेटअप हो पाएगी। हम किसी चीजों को मतलब कि मान लीजिए कि कोई भी तालाब है, उसको हम अगर भर के तब हम कुछ सेट करते हैं, कुछ हम उस पर लगाते हैं, तो क्या करते हैं, अगर कोई भी हम सेटअप करते हैं तो हम क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हम इन्वायरमेंट के कॉस्ट पे करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हर चीज खुद से बना लेते हैं, नहीं। अगर हमें कोई भी चीज सेटअप करना है, हमें कोई इंडस्ट्री सेटअप करना है, फैक्ट्री सेटअप करना है, या हमें कुछ भी घर भी बनवाना है, तो हम जमीन पे बनाते हैं, जमीन को हम डिस्ट्रॉय करके बनाते हैं। तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आपके इन्वायरमेंट पे क्या होता है, फर्क पड़ता है। तो एक सीबीडीआर एक प्रिंसिपल एनवायरमेंटल लॉ का कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें क्या होता है कि जैसे कि यूएसए है, चाइना है, उनकी कैपेसिटी ज्यादा है, दे आर डेवलप्ड कंट्री, तो उनका जो है, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री। तो वो ज्यादा उनका पार्टिसिपेशन होगा इकोनॉमी को, इन्वायरमेंट को सेव करने की, ठीक है। इसीलिए तो ये इसीलिए पब्लिश होता है, ताकि लोग जाने कि किस कंट्री ने कितना ज्यादा डिस्ट्रॉय किया है क्लाइमेट को, या क्या पार्टिसिपेशन है, इसलिए होता है, ठीक है। तो जैसे बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये थोड़ा डीप हो गया, यूएनएफसी, बट आप लिख सकते हो, आप एक्सपेंड करने के लिए अपना आंसर यू कैन राइट, ठीक है। फिर उसके बाद डब्ल्यूएचओ बना, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कोविड-19 में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब क्या है, ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो वो बहुत सारी कंट्रीज में मिलके एक काम करती है एक चीज पे, ठीक है। उसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशन। जैसे मैंने हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशन बताया कि लीग ऑफ नेशन फेलियर होने के कारण हमारा क्या बना, एक यूनाइटेड नेशन बना, ठीक है। United Nations created after a World War First to prevent a future conflict failure due to the lack of authority, no enforcement power, absence of a key power, US could not prevent a World War Second, ठीक है। ये रीजंस था, ठीक है, इसके वजह से यूनाइटेड नेशन बना। फेलियर ऑफ लीग नेशंस, क्यों फेलियर ऑफ लीग नेशन था, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मेजर पावर्स नहीं थे, क्या था, लैक ऑफ की पावर्स थे, ठीक है। उसके बाद आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएन। सैन फ्रांसिस्को में कॉन्फ्रेंस हुआ अप्रैल जून 1945 में। 15 नेशन मेट टू ड्राफ्ट अ यूएन चार्टर, यूएन चार्टर को ड्राफ्ट किया गया। साइन कब हुआ, 26 जून को, ठीक है, 1945 में। रेटिफाइड कब हुआ, अक्टूबर 24 95 में, ठीक है। ये सब एक की आप एस्टैब्लिशमेंट में लिख सकते हो कि कब जो है, किस कॉन्फ्रेंस में कब ये साइन हुआ, कब ये इन्फोर्समेंट में आया, ठीक है। इसीलिए हम 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मानते हैं, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर्स 51 कंट्रीज, उस टाइम जो है फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे, 51 कंट्रीज थे। मेन ऑर्गन्स क्या है एस्टैब्लिश, जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, सेक्रेटरीट है, ट्रस्टिप है, इकोसॉक है, ये सब क्या है, एक ऑर्गन्स है। यूनाइटेड नेशंस जो है ना, यूनाइटेड नेशन एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन नहीं है, ये कह सकते हैं कि दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे आर नॉट कंप्लीमेंट्री। ये याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस क्या है, यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे मेन और मेंबर्स नहीं, ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स जो है यूनाइटेड नेशन का एक सप्लीमेंट्री पार्ट है, कंप्लीमेंट्री है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ टू व्हील्स ऑन ए वन चैरियट, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है United Nation independently never be work, they are working only on the basis of organs. Organs क्या है, जनरल असेंबली, इकोसॉक, ट्रस्टीशिप, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये ऑर्गन्स हैं जो वर्क कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन एक अलग से इंडिपेंडेंट नहीं है जो सारा काम कर रहा है, नहीं, ऑर्गन्स जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव अगेन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेन जो है इंटरनेशनल, कि टू मेंटेन अ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रमोट अ फ्रेंडली रिलेशन अमंग्स नेशन। पता है कहीं ना कहीं आज जो हमारे कंट्रीज के बीच में जो हमारा एक फ्रेंडली रिलेशन है, वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की वजह से। ये आप देख सकते हैं कि जो इंडिया है ना,
बहुत सॉफ्टली सबके साथ उसका रिलेशन है एक्सेप्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान के छोड़ के हमारे सबके साथ जो है एक फ्रेंडली रिलेशंस है, चाहे वो यूएस ले लीजिए चाहे चाइना ले लीजिए। वो क्यों है? कंट्रीज का जो कंट्रीज के साथ आज हमारे फ्रेंडली रिलेशंस है ना, वो यूनाइटेड नेशन का बहुत बड़ा हाथ है। तो आज हर कंट्री अपनी ताकत दिखाती और दिखाई होती। बहुत सारी चीजों को हम इग्नोर करके एक फ्रेंडली रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। और क्यों करते हैं? ड्यू टू द ट्रेड बिजनेस। हम क्यों कर रहे हैं? ये ट्रेड के लिए कर रहे हैं, ठीक है। Based on the equal right and self-determination of a peoples achieve the international cooperation। इंटरनेशनल कॉपरेशन को बढ़ा रहे हैं हम, ताकि दुनिया भर में जो मारपीट हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही है, ताकि हम उसको रोक सकें, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड मतलब एक प्रिंसिपल है। जो इंडिया है बहुत ज्यादा इस पे वर्क करते हैं ह्यूमैनिटेरियन के ग्राउंड पे, ठीक है। हम कभी भी कुछ भी हो जाए, हम इस प्रिंसिपल्स को इग्नोर नहीं करते हैं, इंडिया खास करके नहीं करती है, ठीक है। प्रमोट ए इनकरेज अ रिस्पेक्ट ऑफ ए ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स। कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन नेशन है, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, फंडामेंटल फ्रीडम्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, ठीक है। हार्मोनाइजेशन एक्शंस। हार्मोनाइजेशन का मतलब क्या है? अगर दो कंट्री वार हो रही है, तो एक हम हार्मनी सेटअप करते हैं, हार्मनी कंस्ट्रक्शन बिल्ड करते हैं, कि ताकि दोनों कंट्री जो है शांत रह सकते हैं। हम बीच का रास्ता निकालते हैं, उसको कहते हैं हम हार्मोनाइजेशन, ठीक है। ब्रिंग अ कंट्री टुगेदर टू वर्क अ शेयर्ड गोल एंड वैल्यूज। हमारा कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस बना है, तो उसका एक गोल है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। उसके बाद आता है क्या कहते हैं, स्कोप। स्कोप बहुत ज्यादा बड़ा है, एम्बिट इसकी बहुत बड़ी है स्कोप की। प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ यूएन इट इंक्लूड यूनिवर्सैलिटी। मतलब यूनिवर्सिटी मतलब इसका मतलब क्या है कि यूनिटी, यूनिटी एकजुट, ठीक है, यूनिटी का होता है इसका मतलब, ताकि हम सारी कंट्री एक मिल के देश भर के जो भी सिचुएशंस या टेकल्स हम जो भी लेक्यूना फेस कर रहे हैं अपने कंट्री में, ताकि हम उसको मिटा सके। अप्लाइज टू ऑल 193 मेंबर, जितने भी हैं उन पे ये एप्लीकेबल्स है, ठीक है। अगर जो नहीं है उसकी बात ही अलग है, लेकिन जैसे कि यूनाइटेड नेशन का जो भी पार्ट है उस पे ये लागू होता है कि वो एक यूनिटी क्रिएट करे अमंग्स मेंबर, ठीक है, ऑफ ए कंट्री, ऑफ ए वॉट एवर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नॉन इंटरफेरेंस एंड सोवेरानिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कोप क्या है पता है आपको? सोवेरेनिटी का मतलब क्या होता है कि इंटरनल अथॉरिटी, हमारा जो इंटरनल अथॉरिटी है, यूनाइटेड नेशन नेवर बी इंटरफेरेंस इन अ डोमेस्टिक लॉ। हमारा जो भी डोमेस्टिक लॉ है उसमें वो इंटरफेयर नहीं करेगी, हमारे सोवरेनिटी में वो अपना इंटरफेरेंस नहीं करेगी, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ थ्रेट टू पीस, ठीक है। एक उसका स्कोप है कि वो कहाँ कहाँ तक वर्क कर सकती है। दे कैन ओनली वर्क ऑन ए इंटरनेशनल पैरेलल्स। वो कभी भी वर्क ऐसा नहीं करेगी जो कि हमारे डोमेस्टिक लॉ में इंटरफेरेंस करे, कि नहीं आपके कंट्री में ऐसा क्यों लॉ है, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो सिर्फ इंटरनेशनली वर्क कर रही है जो कि वो मेंबर्स है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है। प्रोहिबिट इंटरफेरेंस इन अ डोमेस्टिक मैटर। डोमेस्टिक मैटर अगेन अ इंटरनेशनल नॉट लॉ, इंटरनल मैटर, इंडियन लॉ, यूएस लॉ, अपने जो जिसकी कंट्री की लॉ है वो उसमें वो इंटरफेयर नहीं कर सकती, ठीक है, अनलेस देयर इज अ थ्रेट टू पीस। कलेक्टिव सिक्योरिटी, कलेक्टिव सिक्योरिटी ही तो प्रोवाइड कर रही है, जो जितने भी मेंबर्स उसमें इंक्लूड हैं। अथॉराइज अ सिक्योरिटी काउंसिल टू टेक एक्शन इंक्लूडिंग मिलिट्री टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अलाउज ऑफर पीस कीपिंग मिशन, सैंक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट मीडिएशन। मान लीजिए कि दो कंट्री में वॉर चल रही है, तो वो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी दे रही है, वो मिलिट्री को भेजेगी, वो एक सैंक्शन प्रोवाइड करेगी, पीस कीपिंग ऑपरेशन करवाएगी, ताकि एक एक इंटरनेशनल एक पीस क्रिएट हो सके। तो क्या है, कलेक्टिव सिक्योरिटी दे रही है, ठीक है। प्रमोशन ऑफ ए ह्यूमन राइट, जैसे एक आपका वो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ए ह्यूमन राइट, आपका एक वो है कन्वेंशन है, ठीक है। तो वो क्या करेगी, वो फाउंड की लेटर एक ट्रीटीज बनाई, ये कौन की, यूनाइटेड नेशन की, ताकि आपको एक ह्यूमन राइट का एक दर्जा मिले, आपके पास एक ह्यूमन राइट हो, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन, जैसे बहुत सारी बॉडीज, जैसे इकोसॉक है, डब्ल्यूएचओ है, यूएनएसको है, ये क्या कर रही है,
जैसे कि बहुत सारी चीजों को टैकल कर रही है, पॉवर्टी को, हेल्थ को, एजुकेशन को। ये क्या करी, यूनाइटेड नेशन एक बॉडीज जो बनाया है, इको शॉक है, WHO है, तो बहुत सारी चीजों को ये करी, हेल्थ को WHO कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा। उसके बाद लीगल अथॉरिटी, इट स्टैब्लिश अ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोई भी मैटर मान लीजिए कि इंटरनेशनल, मान लीजिए दो इंटरनेशनली जो है, दो कंट्री वॉर कर रही है, तो ऐसा थोड़ी कि यूएस और उसका, यूएस का मैटर है और इंडिया का मैटर है, ठीक है, तो क्या होगा, वो जाएगा यूएस में जाएगा, चाहे कहीं उसके कंट्री नहीं, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आएगा, क्योंकि एक इंटरनेशनली हमारे पास क्या अथॉरिटी है टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, ठीक है। तो ये आपका खत्म हुआ हाउ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर इवॉल्व। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।